हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए सीरीज में या एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक क्या है? टॉपिक नहीं है, हड़प्पा सभ्यता चल रहा है। हड़प्पा सभ्यता का आज लास्ट टॉपिक है। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो महत्वपूर्ण स्थल है और स्थल में क्या क्या चीज़ें मिला है ना। जो बातें हम पहले भी किए कि जो मृदवान मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, अन्नागार मिला है ना, कब्रिस्तान मिला है। तो ये जो सारी बातें हैं उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रूफ है ना, और ये चीज़ें कहाँ कहाँ से मिला है, तो ये चीज़ें हमें जानने की कोशिश करेंगे। तो आज बड़ा महत्वपूर्ण भी है और सवाल सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हड़प्पा सभ्यता। यानी अगर हम बोले एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, सबसे ऊपर होगा स्थल। मान लेते हैं कि ये है स्थल, ये है स्थल, है ना। हड़प्पा सभ्यता का जो है स्थल, और ये है नदी, किस नदी के किनारे है ना। और दूसरा यहाँ से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु है ना, उस पर हम बात करेंगे। क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता है। अब हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है ना। सवाल यही होता है। पहला तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो ये हम जानेंगे कि ये पाकिस्तान में है। क्लियर है? किस नदी के किनारे है, तो ये है रावी नदी के किनारे। ध्यान लगाइएगा कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी का ऑप्शन फर्स्ट में ही आता है। इसीलिए फंसाने के लिए ऐसा चीज़ें लिखा जाता है। महत्वपूर्ण स्थल में क्या मिला है? यहाँ से मिला है अन्नागार, अन्नागार के भंडार मिला है या अन्नागार मिला है ना। R37 कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। R37 कब्रिस्तान मिला है। श्रमिकों के लिए आवास मिला है। ये जो आवास था अन्नागार के बहुत नज़दीक में ही बना हुआ था, जो इस श्रमिकों के लिए आवास था। हो सकता है कि ये जो अन्नागार में ये काम करते होंगे, है ना। तो ये भी आपको समझना है। दूसरा है कांस्य का दर्पण मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता। और आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले यही मिला था, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है ना। ध्यान रखना कि जितना भी हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता का जितना भी स्थल है, वो सबसे बड़ा स्थल जो है वो यही है, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो क्या है? ये है सिंधु नदी के किनारे। जैसा कि हम मैप में भी आप सिंधु नदी के किनारे है ये, है ना। यहाँ पे जो चीज़ें मिला है, यहाँ पे मिला है विशाल अन्नागार, है ना। विशाल अन्नागार मिला है। स्नानागार मिला है ना। काश की नर्तकी की मूर्ति मिला है। नर्तकी का मतलब हुआ कि डांस करने वाला, पुरोहित की मूर्ति मिला है ना। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक सिंह वाले पशु की मूर्ति मिला है। तो आपको ये 3-4 चीज़ें, यही सवाल पूछता है कि जो
विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, स्नानागार कहाँ से मिला है ना, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिला, और एक सिंह वाले जो पशु की मूर्ति कहाँ से मिली है। क्लियर है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मोहनजोदारो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है लोथल की, है ना। तीसरा है वो है लोथल, और लोथल ये है गुजरात में, लोथल है। ध्यान रखना है कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। अब आपके दिमाग में आया हो कि भोगवा नदी के बारे में तो हम आज तक पढ़े भी नहीं, ध्यान भी नहीं आया थी। भोगवा नदी तो जो लोकल नदी होता है ना, उसके नाम पर ये जो लोकल नदी है, उसी के आसपास जो चीज़ें बिता हुआ रहता है, उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो अभी रहा है। ठीक है, जैसे रावी नदी आया, सिंधु नदी आया। तो ये जो भोगवा नदी, ये जो लोथल है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। ये बंदरगाह है, बंदरगाह, यहीं से सामान जो है लोड होता था, आयात और निर्यात का यही साधन था, है ना। यहाँ से ही सामान लोड होकर जो पर्सिया की खाड़ी से होते हुए जो मिडल ईस्ट में जाता था, वो यहीं से जाता था, है ना। तो यहाँ एक तो आपको समझना है कि ये एक बंदरगाह है, या कहीं पे समझ में आता होगा एक पत्तन है, पत्तन को ही बंदरगाह बोलते हैं, या इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं गोदीबारा, गोदीबारा को ही हम पत्तन बोलते हैं। तो ये तीनों जो शब्द है वो एक ही चीज़ है। चावल यहाँ से मिला है, अग्गिन कोंड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है हाथी दांत का अवशेष मिला है, हाथी दांत के अवशेष मिला है ना। 3 युगल की मूर्तियाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 3 युगल की मूर्तियाँ, है ना, ये चीज़ें आपको समझ। ये 3 युगल की मूर्तियाँ का मतलब है कि जितना भी स्थल है, मतलब लोथल के अलावा वहाँ पर सिर्फ 2 ही युगल की मूर्तियाँ। युगल का मतलब क्या होता है कि एक मेल और एक फीमेल, है ना, दोनों की मूर्तियाँ मिली है। लेकिन यहाँ ही एक जगह है जहाँ पे जो है 3 जगह की मूर्तियाँ मिला है, जहाँ पे 3 युगल है, 2 मेल है, एक फीमेल है, या 2 फीमेल है, एक मेल है। तो इस टाइप से मूर्तियाँ मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 हो गया। ये चीज़ें थोड़ा सा अब पहले पढ़े हुए हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है, चौथा है वो है कालीबंगा। कालीबंगा वो इसलिए बात है राजस्थान में है कि ये बात आप पहले कर चुके। और ये जो है, ये है घर घर नदी के किनारे, घर घर नदी के किनारे। और यहाँ पे जो चीज़ें मिला है वो मिला है जूते हुए खेत के साक्ष्य है। यानी लोग जो कृषि करते थे, खेत जोत के करते थे। वो अलग बात है कि क्या चीज़ से करते थे, इसी बात हल से करते थे, है ना। मिट्टी का हल है या तांबा कांसा का हल है ना। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था, ध्यान रखना है। तो ये तो है कि जोते हुए साक्ष्य मिला है। दूसरा है यहाँ पे सिंह युक्त वाला देवता मिला है, सिंह युक्त का देवता एक मिला है। तीसरा है भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं, और यहाँ पर भी एक अग्निकुंड मिला है। तो आपको ये मेन रूप से आपको ये ध्यान रखना, खेत, यही डायरेक्ट सवाल आता है कि जोते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है। ठीक है। 5वां है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है हरियाणा में, हरियाणा में है ना। और राखी गढ़ी जो है वो है घर घर नदी के किनारे, यानी कालीबंगा और राखी गढ़ी एक ही नदी के किनारे है ना।
घर घर नदी के किनारे है। अब ये समझना है कि राखीगढ़ी जो है ये भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। एक तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो राखीगढ़ी है हड़प्पा। अब यहाँ पे दो बातें समझना। हम एक बात किए थे, वो बात किए थे किसका? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो एम है ना। तो मोहनजोदड़ो जो है ये पूरा हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है, और मोहनजोदड़ो है वो है पाकिस्तान में, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जो राखीगढ़ी है वो पूरा भारत में जो है वो सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। अगर भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता तो ये बात हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा होता है ना। तो हम पढ़ते कि हड़प्पा का जो सबसे बड़ा स्थल और भारत का सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन अब मोहनजोदड़ो तो चला गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में चलता भारत का सबसे बड़ा स्थल तो कोई तो होगा जो भारत में है, तो वो है राखीगढ़ी, ठीक है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही चीज़ें मिलता है। दूसरा है कि यहाँ पे एक तांबा के उपकरण भी मिला है, निताम उपकरण, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो छठा है वो है चुन्होद्रो। चुन्होद्रो कहाँ है? पाकिस्तान में। आपको ध्यान रखना है कि हम ये पढ़े थे कि मान लेते हैं कि ये जो है सिंध वाला जो एरिया है, यहीं से क्या है जो सिंधु नदी गुजरी है, तो ये वाला जो साइड है, पश्चिम वाला साइड है, वो था मोहनजोदड़ो, और इधर जो एक जगह था वो था चुन्होद्रो, और एक था यहाँ पे कोटडीजी, है ना। तो ये जो है ऑब्वियसली बात है, ये तीनों क्या है वो सिंधु नदी के किनारे है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। ये सवाल आता है मैच करने के लिए आते हैं कि कौन सा स्थल है कौन सी जगह पर है ना। अब किससे वो मैच करता है, तो आपको ये है। तो जितना भी है मन के बनाने का कारखाना, हम पहले भी बात किए थे कि उद्योग भी होता था, सेकेंडरी सेक्टर भी होता था। जब हम आर्थिक स्थिति पढ़े थे इस बात का हम चर्चा किए थे। तो वो कहाँ से मिला है वो ये है। दूसरा हम बात किए थे कि ये लोग मेकअप भी करते थे, तो जितना भी मेकअप का जो सामान है वो यहीं से मिला है, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे कंघी हो, काजल हो, पाउडर हो, तो जितना भी है मेकअप का जो सामान है यानी मेकअप किट जो है वो यहीं से मिला है, चुन्होद्रो, है ना। तो आप अलग ही कर सकते हैं कि कंघी भी है ना, लिपस्टिक है, पाउडर है, काजल है, तो ये जो सारा सामान है वो चुन्होद्रो से ही मिला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, वो है बनावली। बनावली भी हरियाणा में है ना, ये बात आपको ध्यान। और बनावली जो है वो है सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे, है ना। और यहाँ से जो चीज़ें मिला है वो मिला है मिट्टी के हाल। यही बात जो हम बात की है, मिट्टी के हाल। और ये जो है पक्की मिट्टी का है। हम क्या बोले, जोते हुए खेत के साथ मिला है, ठीक है। जोता तो था, किससे जोता था? मिट्टी के हल से, है ना। तो इस टाइप से कनेक्ट किया हुआ है। और ये चीज़ें सब जगह ओबियसली बात होगा, तभी हमें पढ़ना है, ठीक है। मिट्टी के साथ मिला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर बात आपको समझ में नहीं आया तो पीछे वाला जो क्लास है आप उसको पढ़िएगा, तो क्लियर है। ये सारी बातें कर चुके हैं, खाली हम यहाँ इसको हम एक जगह पे लिख रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है रोपर। रोपर आपको पता है IIT रोपर एक जगह है, वो कहाँ पड़ता है? वो पंजाब में पड़ता है ना, पंजाब में। अब पंजाब ऑब्वियसली बात है किस नदी के किनारे है? सतलज नदी, सतलज नदी, है ना। अब यहाँ रोपर में क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी मिला है।
कुल्हाड़े की कुल्हाड़ी मिला, बस एक ही चीज़ है। यहाँ से जनरली आपको ये जो नदी वाला है उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। रंगपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और ये है भादर नदी के किनारे, भादर नदी के किनारे। और यहाँ मिला है धान की भूसी, धान की भूसी मिला है। और आगे हम पढ़ेंगे कि धान की भूसी के अलावा यहाँ ज्वार यानी जो मोटा अनाज होता है, बाजरा, तो ये जो है सारा चीज़ें यहाँ से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रंगपुर के अलावा सुरकोटदा या सुरकोटदा। सुरकोटदा है, ये गुजरात में भी है, जो कच्छ वाला एरिया होता है ना, गुजरात में कच्छ, रन ऑफ कच्छ जिसको हम बोलते हैं, उस एरिया में था ये है। और यहाँ पे जो नदी है वो भी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे है। और यहाँ क्या मिला है? घोड़े की हड्डी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, घोड़े की हड्डी मिला है, तराजू मिला है ना, लोग माप तोल भी करते थे। कलश मिला है, किसका कलश मिला है? तांबे का। हो सकता है ताकि इसमें क्या रखते होंगे? इसमें अनाज रखते होंगे, नहीं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। जो अगला है वो है धौलावीरा। धौलावीरा भी है कहाँ? गुजरात में, गुजरात में है। और ये जो है धौलावीरा भी है सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे है। और यहाँ मिला है 3 खंडों में घर का विभाजन था, जो हम पहले भी नगर नियोजन में भी हम ये बात कर चुके हैं, है ना। 3 खंडों में, है ना, नगर का विभाजन था। दूसरा क्या है? जल निकासी के लिए, इसको बोलते हैं लकड़ी का नाली। लकड़ी के नाली, है ना। तो ये सब था, है ना। जल कुंड भी था इसमें, यानी शैलकृत के काटा हुआ जल कुंड। तो ये जितना भी हम बात किए कि महत्वपूर्ण स्थल में कौन सा चीज़ें कहाँ पे चीज़ें हैं, कौन सा चीज़ें कहाँ पे मिला है, और जितना भी बातें हम पहले किए वो सारे बातें को यहीं से कहीं न कहीं से मिला है ना। तो ये सब सारा चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैच करने के लिए आता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है या कौन सा चीज़ कहाँ से मिला है। ठीक है। कौन सा हड़प्पा स्थल है, कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, कौन सा जो स्थल है वो इंडिया में है, कौन सा स्थल इंडिया से बाहर है। तो ये भी मैच करने के लिए आता है। और जनरली सवाल है वो यहीं से पूछता है। तो ये जो सारे बातें हैं वो हो कर चुके हैं। अब लास्ट भी एक टॉपिक है, वो है हड़प्पा सभ्यता का, वो है पतन, कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता को पतन के लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी को पता है कि एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है ना। तो किसी को पता नहीं है। अगर किसी को पता नहीं है तो बहुत सारा लोग अपना अपना थीसिस देते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट थीसिस होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये भी बातें आपको समझना है। दूसरा, अब लास्ट पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता का, वो है पतन। पतन कैसे होगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं तो सबके बारे में, लेकिन 2-3 लोगों के बारे में पढ़ना है। किसी का, लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ, है ना, कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई और पानी बहुत दिन तक रुका रह गया। इसलिए क्या है कि वहाँ का जो जनजीवन है वो व्यस्त हो गया। तो इसलिए क्या हुआ कि वो जो है पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई, है ना। तो बहुत सारे लोगों की, कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन आपको मानना चाहिए। मतलब मानना नहीं चाहिए, इसमें जो लोग हैं उसका मानना है जॉन मार्शल और एक है मैके। ये है कि पानी रुक जाने से हड़प्पा सभ्यता का
दूसरा बोलते हैं कि विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में का क्या मतलब है कि आर्य, हम आगे पढ़ेंगे कि इसके बाद जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो हम वही पढ़ेंगे कि आर्य के बारे में, कि आर्य बाहर से आए। तो इनका मानना है कि बाहर आर्य आए, है ना, और आर्य क्या हुआ कि आर्य ही पूरा सभ्यता को ख़त्म कर दिया। हम शुरू में भी जब बात बोले थे कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है ना, आपको ध्यान होगा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव आर्य लोगों ने ही किया, है ना। और ये जो आर्य लोग रहते थे सुमेरियन में, या सुमेरियन लोगों ने किया, है ना। तो आर्य आए और फिर क्या किया, हड़प्पा सभ्यता बनाया, फिर चले गए। फिर यहाँ पढ़ना है कि आर्य आए, हड़प्पा सभ्यता ख़त्म कर दिए, फिर चले गए, है ना। तो क्योंकि अगर चले गए तो एग्जैक्टली क्या होता है कि 200 साल तक कोई सभ्यता दिखाई नहीं देती है ना। अगर हम बात करें तो ये जो है लगभग 1700 तक ये जो सभ्यता है वो ख़त्म हो जाती है। आपको पता है कि टाइम पीरियड यही था, कितना, 2300 से लेकर 1700 जो हड़प्पा सभ्यता का है, ये BC है। तो अगर हम वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं, जो वैदिक सभ्यता है, आर्य जो है वो वैदिक सभ्यता का आर्य ही किया है वैदिक सभ्यता का। तो जब आर्य किए तो जो ये जो वैदिक सभ्यता का जो उत्पत्ति है वो 500 BC में हुआ, 1500 BC में, सॉरी। तो ये जो 2 साल का जो गैप है वो 2 साल कहाँ गया अगर आर्य करते, है ना। तो ये सवाल भी है ना। तो लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आर्य आए और आर्य ही जो पूरा जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता का जो 1300 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इसके जो मानने वाले जो लोग हैं उसका नाम है चाइल्ड व्हीलर, है ना, चाइल्ड या व्हीलर। ये मानते हैं कि आर्य आए और ये क्या किए, ख़त्म कर दिया। तीसरे का मानना है कि अकाल पड़ा है, पारिस्थितिकी असंतुलन, है ना, यानी अकाल, कोई बोलता है सूखा, या उसी से क्या हुआ, पारिस्थितिकी असंतुलन। अब इसका क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इतना सूखा पड़ गया कि जो फसल जो होता था वो हुआ ही नहीं बहुत दिनों तक, है ना, 1 साल 2 साल 4 साल तक नहीं हुआ। अब जब फसल नहीं होगा तो लोग क्या खाएंगे, है ना। तो जब फसल नहीं होगा तो एक अगर बड़े लंबे समय तक फसल नहीं हुआ तो लोग तो मर ही जाएंगे, है ना, अकालों से। और उसी अकाल में जो है वो सारा जो सिस्टम है सारा मर गया, सारे लोग मर गए। क्योंकि जब अकाल पड़ता है तो पेड़ पौधे पक्षी पशु पक्षी सारा का जो होता है वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि ये पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हुआ है। और इसको मानने वाले जो लोग हैं इनका नाम है फेमर सर्विस, है ना। तो ये मानते हैं, आपको सभी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पहले भी पता है कि पूरा तात्विक है। ध्यान यही रखना है, हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि पूरा तात्विक है। जब पूरा तात्विक है तो कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं है, तो सब अनुमान से ही चीज़ें होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हैं। तो सारे बातें पर हम ध्यान दे दें। तो आज जो है वो हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गया है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली बात आपको समझ में आया। अगर कोई बात समझ में नहीं आया है इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या हम पढ़ाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है नहीं है, क्या पढ़ाएं, सवाल पूछता है एग्ज़ाम में कि नहीं पूछता है, ये सब। क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाता है या जो भी लोग पढ़ाते हैं उनका यही मानना है कि जितना हम पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी है ना, सभी लोग बोलते हैं। लेकिन आपको उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। सिर्फ चक्कर ये है कि आपको खुद चेक करना है। चेक करने का आसान तरीका है कि जिस चीज़ का भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब उसका जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का पूछा है, प्रीवियस ईयर का, उसको आप देखिए और देखिए कि ये जो पढ़ाया हुआ है, जो भी आदमी पढ़ाया है, उसमें से कितना क्वेश्चन बन रहा है। अगर 10 में से 8 क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो आदमी ठीक पढ़ाया। क्योंकि 10 में से 8 का मतलब है 80%। और 80% अगर मार्क्स वहाँ से आ रहा है तो, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है, क्योंकि सवाल कुछ भी बनता है ना, तो ज़रूरी है। तो आप देखिएगा, फिर आप हमें बताइए कि कितना क्वेश्चन बन रहा है। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, BPSC का, रेलवे का,
ना, एनीवे तो आप उसको बनाइए। और लूसेंट वगैरह भी आप देख सकते हैं कि लूसेंट भी इससे बाहर नहीं है ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ा है। आप एक बार सारा बुक को देख लीजिए, तभी आप हमसे जुड़िए। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ सजेशन देना है ना। तो थैंक यू।